दोस्तों आज की कहानी है बादशाह की मौत बेटे के हाथ। दो रानियां, एक शहजादा और एक राजा जो सबको चौंका देगा। ये कहानी, प्लीज इस कहानी को पूरी जरूर सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज मुल्क में एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह सिकंदर हुकूमत करते थे। उनकी दो रानियां थीं, माइनस रानी हुरिया और रानी परिजहां। बादशाह की पहली शादी रानी हुरिया से हुई थी और 2 साल बाद उन्होंने रानी परिजहां से दूसरी शादी की। रानी हुरिया का एक बेटा था, शहजादा तैमूर, जबकि रानी परिजहां का बेटा शहजादा जहांजेब था। चूंकि शहजादा तैमूर बड़ा था, वही सल्तनत का अगला बादशाह बनने वाला था। इस बात से रानी परिजहां बिल्कुल खुश नहीं थी और इसी वजह से रानी हुरिया से बहुत नफरत करती थी। असल में रानी हुरिया शादी से पहले एक छोटे से मुल्क की शहजादी थी, जबकि रानी परिजहां एक बड़े मुल्क से थी। लेकिन हुरिया बेहद समझदार और अक्लमंद थी। बादशाह सिकंदर भी शाही कामों में उनसे मदद लेते थे और मशवरा करते थे। महल की सारी जिम्मेदारियां भी रानी हुरिया ने बखूबी संभाल रखी थीं। रानी परिजहां को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक छोटे मुल्क से आई शहजादी इतनी आला सल्तनत की मलिका बने और महल का हर कामकाज संभाले। उन्हें लगता था कि हुरिया का बेटा तैमूर ही इस सल्तनत का अगला बादशाह बनेगा। इन्हीं सब वजहों से रानी परिजहां अपनी सौतन रानी हुरिया से बेहद नफरत करती थीं। वो हमेशा रानी हुरिया पर कोई न कोई झूठा इल्जाम लगाती रहती थीं। इन सब के बावजूद बादशाह सिकंदर ने अपनी दोनों रानियों को एक साथ रखा और उन्हें बराबर सम्मान दिया। वो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार रखते थे। जब रानी परिजहां की कई छोटी मोटी चालबाजियां नाकामयाब हो गईं, तो उन्होंने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे वो रानी हुरिया को अपने रास्ते से हटा सके। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए रानी परिजहां ने एक बहरूपिये को महल में बुलवाया और उसे अकेले कमरे में ले जाकर अपनी साजिश समझाई। उन्होंने उससे कहा, तुम्हें एक नकली फकीर का भेष बनाकर बादशाह सिकंदर के सामने जाना होगा। फिर तुम्हें बादशाह सिकंदर के सामने रानी हुरिया और उनके बेटे तैमूर के बारे में ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करनी होंगी जो मैं तुम्हें बताऊंगी। रानी परिजहां ने पूरी बात उस बहरूपिये फकीर को विस्तार से समझा दी और खास तौर पर हिदायत दी कि इतनी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अगर तुम इस काम में कामयाब हो गए तो तुम्हें बहुत सारा माल और दौलत दी जाएगी। इसके बाद तुम्हें जिंदगी में कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही रानी परिजहां ने उस बहरूपिये फकीर को कुछ ऐसी बातें बताईं जो वो बादशाह के सामने बताकर उन्हें अपने ऊपर यकीन दिला सकता था, क्योंकि बादशाह फकीरों और नजूमियों में बहुत यकीन रखते थे। सारी बातें समझने के बाद अगले दिन बहरूपिया एक फकीर के भेष में बादशाह सिकंदर के दरबार में जा पहुंचा। जितनी भी बातें रानी परिजहां ने उस फकीर को बताई थीं, वो सभी बातें उस फकीर ने बादशाह के सामने बता दी। ये सुनकर बादशाह बेहद खुश और हैरान हुए। वो सोचने लगे कि ये तो बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है और मुझे कोई बहुत बड़ी हस्ती मालूम पड़ती है। इसलिए बादशाह उस नकली फकीर की सारी बातों पर यकीन करने लगे और फकीर से कहने लगे, मुझे लगता है कि आप माहिर इल्म नजूम हैं और आपको इल्म नजूम का काफी ज्यादा इल्म है। फकीर बना बहरूपिया दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ और कहने लगा, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद वो बात आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगे और हो सकता है आपको पसंद भी न आए। ये सुनकर बादशाह सिकंदर कहने लगे, नहीं फकीर बाबा, जो भी बात है आप हमसे बिना किसी झिझक के कह दीजिए। जब बादशाह ने उस फकीर को बेहद यकीन दिलाया तो वो फकीर कहने लगा, बादशाह सलामत, सितारे कहते हैं कि आपका बड़ा बेटा एक अच्छा बादशाह साबित नहीं होगा और न ही वो आपका अच्छे से ख्याल रखेगा। ये कहते कहते वो कुछ देर के लिए चुप हो गया। बादशाह ने कहा, फकीर बाबा, आप रुक क्यों गए? कहीं आगे आप क्या कहना चाहते हैं? तब वो फकीर बहरूपिया कहने लगा, बादशाह सलामत, आपका बड़ा शहजादा बड़े होने के बाद आपको जान से मार डालेगा और वही आपकी मौत की वजह बनेगा। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई और उसे इस बात का बिल्कुल भी यकीन न हुआ। बादशाह की नजरों में उनका बड़ा शहजादा तैमूर एक बहुत ही नेक दिल शहजादा था, जो अपने माँ बाप का बहुत कहना मानता और उनकी बहुत इज्जत करता था। तब बादशाह उस ढोंगी फकीर से कहने लगे, आपने जो बात कही है, क्या वो पूरी तरह से सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई भूल हो रही हो? आपने देखने में कोई गलती कर दी हो? आपने सितारे ठीक से न देखे हो? तब वो बहरूपिया फकीर कहने लगा, नहीं बादशाह सलामत, मुझसे कोई भी भूल नहीं हो रही है। इसके बाद फकीर ने कहा, अगर आप मेरी एक सलाह मानिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको अपने बड़े शहजादे को इसी वक्त महल से निकाल देना चाहिए। अपनी जान बचाने के लिए आपके पास सिर्फ एक यही रास्ता है।
रूपिये फकीर के जाने के बाद बादशाह सिकंदर बहुत दुखी हुए। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस हुआ कि उनका बड़ा बेटा आने वाले समय में उनकी जान ले लेगा। उस रात बादशाह को बिल्कुल नींद नहीं आई और वे सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। उसी रात उन्होंने तैमूर को देश से निकालने का फैसला किया। अगले ही दिन बादशाह सिकंदर ने शहजादे तैमूर को मुल्क से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। उस समय शहजादा तैमूर बहुत छोटा था। जब रानी हुरिया को इस हुक्म का पता चला तो मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे रोती बिलखती बादशाह के पास आईं और उनसे ऐसा न करने की मिन्नतें करने लगी, लेकिन बादशाह सिकंदर पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। रानी हुरिया ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बादशाह अपने फैसले पर अटल हैं तो वे कहने लगी, बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ। अगर आप मेरे बेटे को इस शहर से निकालना ही चाहते हैं तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं कहीं भी अपने बेटे को अकेला नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैं भी अपने बेटे के साथ इस मुल्क को छोड़ दूंगी। बड़ी रानी हुरिया के ऐसा कहने पर भी बादशाह सिकंदर अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। इसके बाद रानी हुरिया अपने बेटे तैमूर को लेकर महल से और फिर मुल्क से दूर चली गईं। कुछ दिनों के सफर के बाद वे दोनों माँ बेटे एक दूसरे मुल्क की सरहदों पर जा पहुंचे, जिसका नाम बागे गुलिस्तां था, और फिर वे वहीं रहने लगे। रानी हुरिया बहुत समझदार औरत थीं। वे मिट्टी के घड़े बनाकर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करने लगी। अब दोनों एक आम सी जिंदगी बिता रहे थे। शहजादा तैमूर भी अपनी माँ की मदद करता था। इस तरह रानी हुरिया और शहजादे तैमूर की जिंदगी रातों रात पूरी तरह से बदल गई। वे दोनों एक महल से झोपड़ी में पहुंच गए। वक्त अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा और अब शहजादा तैमूर बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ बादशाह सिकंदर का दूसरा बेटा शहजादा जहांजेब भी अब बड़ा हो चुका था। वो बहुत ही घमंडी और निकम्मा किस्म का शहजादा था। वो कभी भी अपने बाप बादशाह सिकंदर से तमीज से बात नहीं करता था। उसका बर्ताव किसी भी शहजादे जैसा नहीं था। बादशाह सिकंदर उसे हर वक्त समझाने की कोशिश करते कि तुम इस इतनी बड़ी सल्तनत के होने वाले बादशाह हो और कल को तुम्हें ही यहाँ का बादशाह बनना है, इसलिए तुम्हें हर फन में माहिर होना चाहिए। तुम्हें इल्म सीखना चाहिए, तुम्हें तलवारबाजी सीखनी चाहिए और साथ ही साथ तुम्हें अपनी रियाया की देखभाल के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें वे सारी बातें होनी चाहिए जो एक बादशाह में होती हैं, जिससे बादशाह अपनी रियाया का अच्छी तरह से ख्याल रख सके, और अगर तुम पढ़े लिखे होंगे तभी तुम सही फैसला ले पाओगे। लेकिन असल में बात यह थी कि शहजादा जहांजेब बहुत आलसी था। उसे न तो इल्म सीखना, न पढ़ना अच्छा लगता था और न ही तलवारबाजी करना। वो सारा दिन सिर्फ मनमानी करता, दूसरों का मजाक उड़ाता और हर एक को नीचा दिखाने की कोशिश करता। जब भी बादशाह सिकंदर जहांजेब को कोई बात समझाते तो वो उन्हें उल्टे जवाब देता। इन सभी को देखकर जब बादशाह सिकंदर को लगने लगा कि शहजादा जहांजेब इस आला सल्तनत का बादशाह बनने के काबिल नहीं है और न ही उसमें वे खूबियां हैं जो एक बादशाह में होनी चाहिए, तब उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी हालत में जहांजेब को इस अजीम सल्तनत का बादशाह नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर आने वाले वक्त में वो रियाया का बादशाह बनेगा तो वो रियाया की बिल्कुल भी खबरगिरी नहीं लेगा और न ही उनका ख्याल रखेगा। जब शहजादे जहांजेब को इस बारे में पता चला कि उसके बाबा उसे बादशाह नहीं बनाना चाहते, तो उसने सेनापति के साथ मिलकर एक साजिश रची और बादशाह सिकंदर के कुछ मंत्रियों को खाने में जहर देकर उन्हें मार डाला, जो बादशाह के करीबी थे और बादशाह का हर तरह से साथ देते थे। बाकी लोगों को शहजादे जहांजेब ने अपनी तरफ मिला लिया। इसके बाद उसने अपने बाप बादशाह सिकंदर से उनका तख्त छीन लिया, उनका ताज अपने सर पर रख लिया और उन्हें शाही कपड़े उतरवाकर उन्हें आम लोगों जैसे कपड़े पहनवाकर महल से बाहर निकाल दिया। इस सभी से बादशाह सिकंदर पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और वे कई दिनों तक गांव-गांव शहर-शहर भटकते फिरते रहे। भटकते भटकते एक दिन वे उसी जगह जा पहुंचे जिस बागे गुलिस्तां में रानी हुरिया और उनका बेटा शहजादा तैमूर रहा करते थे। उस दिन शहजादा तैमूर घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए शहर से बाजार जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके बाबा बादशाह सिकंदर एक पेड़ के नीचे बैठे उदास हैं और उनकी हालत बेहद ही खराब है। अपने वालिद की ऐसी हालत देखकर शहजादे को बेहद अफसोस हुआ और उसे बहुत बुरा लगा। वो उनके पास गया और कहने लगा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी ऐसी हालत किसने की? बादशाह सिकंदर अपने बेटे को पहचान न सके और कहने लगे, तुम कौन हो? तब तैमूर ने बताया कि मैं आपका बेटा शहजादा तैमूर हूं। बादशाह सिकंदर ने उसे अपने गले से लगा लिया और शहजादा तैमूर कहने लगा, बाबा, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चलिए।
इसके बाद शहजादा तैमूर बादशाह सिकंदर को अपनी झोपड़ी में ले आया। घर पहुंचते ही जब रानी हुरिया ने बादशाह की ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत धक्का लगा और वो दिल थाम कर रह गई। इसके बाद रानी हुरिया और शहजादे तैमूर ने उनकी ऐसी हालत की वजह पूछी। तब बादशाह सिकंदर ने उन्हें सारी बात बता दी कि आज तक शहजादे जहांजेब ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया है और अब तख्त के लालच में उसने अपने बाप के उन सभी मंत्रियों को मार डाला जो उसके वफादार थे। शहजादे तैमूर की परीक्षा और सेनापति और कुछ अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर उसे महल से बाहर निकाल दिया। सारी बात जानने के बाद शहजादा तैमूर कहने लगा, बाबा बिल्कुल भी परेशान न हो। मुझे लगता है कि शहजादा जहांजेब किसी के बहकावे में आ गया है, इसलिए उसने जल्दबाजी में ऐसा किया है। मुझे यकीन है कि उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो खुद आपसे माफी मांगने के लिए आएगा। अपने बेटे की बात सुनकर बादशाह मन ही मन सोचने लगा कि तैमूर के मन में अपने भाई के लिए बिल्कुल भी जलन नहीं है। इसके बाद उन सभी ने साथ मिलकर खाना खाया और रहने लगे। उस दिन के बाद से बादशाह और रानी हुरिया दोनों अपने बेटे के साथ थे। वो दोनों, रानी हुरिया और शहजादा तैमूर, दोनों ही बादशाह सिकंदर का भी ख्याल रखते, उनके खाने की फिक्र करते और वक्त पर खाना देते। जब बादशाह खाना खा लेता है उसके बाद ही शहजादा खाना खाता। वो अपने बाबा का बहुत ही ख्याल रखता। जब बादशाह सिकंदर को शहजादे तैमूर और हुरिया के साथ रहते हुए कई महीने बीत गए, एक दिन जब बादशाह सिकंदर अकेले बैठे हुए थे तो वो मन ही मन सोचने लगे कि मैंने शहजादे तैमूर को महल से निकाल दिया और उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। उसकी एक बार भी खबर न ली और मेरी वजह से ही वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर यहाँ पर इस सुनसान जगह पर जिंदगी बसर कर रहा है। मेरी वजह से ही उन्हें एक महल से झोपड़ी में आना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा बेटा तैमूर मुझे कितनी इज्जत दे रहा है, मेरी कितनी खिदमत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहजादा जहांजेब है, जिसे मैंने हमेशा ही सब कुछ दिया, उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया, लेकिन उसने सल्तनत के लालच में, गद्दी के लालच में मुझे महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब बादशाह सिकंदर के दिल में बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसे लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी में यही सबसे बड़ी भूल की थी। अगर उसने उस फकीर की बात पर यकीन न किया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। शहजादी चांदनी और बोलने वाला तोता। तब बादशाह सिकंदर को अपनी बीवी और शहजादे तैमूर के साथ रहते हुए बागे गुलिस्तां में लगभग 1 साल बीत चुका था। उस वक्त वहां के सुल्तान, जिनका नाम बादशाह मकबूल था, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चांदनी था। शहजादी चांदनी बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद थी। एक दिन की बात है, शहजादी चांदनी अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। उसे बगीचे में घूमना बहुत अच्छा लगता था और आज उसके साथ उसके बाबा बादशाह मकबूल भी आए हुए थे। बगीचे में अचानक टहलते टहलते शहजादी की नजर एक पेड़ पर बैठे हुए बड़े ही खूबसूरत रंग बिरंगे तोते पर पड़ी। ये तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ था और शहजादी को देख रहा था। शहजादी को अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर तोते ने शहजादी को सलाम किया और कहने लगा, शहजादी हुजूर, आप तो बेहद ही खूबसूरत हैं। तोते को इस तरह बोलते देखकर शहजादी तो हैरान ही रह गई। वो तोते को अपने पास बुलाने लगी, लेकिन तब तोते ने कहा कि भाई, मैं तो नगर नगर, शहर शहर, मुल्क मुल्क सैर के लिए निकला हूँ। मैं आपके पास नहीं रह सकता। अगर इधर कभी आना हुआ तो आपसे मुलाकात हो। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर तोता अपने पंख फड़फड़ाए और वहां से उड़ गया। शहजादी चांदनी को बहुत ही हैरानी हुई कि इतना खूबसूरत परिंदा है और इंसानों की तरह बात करता है। वो भागकर अपने बाबा के पास गई और कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे वो बोलने वाला तोता चाहिए, अभी और इसी वक्त। पहले तो बादशाह मकबूल के समझ में कुछ भी ना आया कि शहजादी क्या कह रही है, लेकिन जब शहजादी ने उन्हें पूरी बात बताई कि एक पेड़ पर रंग बिरंगा तोता बैठा था और वो इंसान की तरह बोल रहा था, तो बादशाह कहने लगा, बेटी, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ से सैकड़ों मील दूर, लगभग 1 महीने का मुश्किल सफर तय करने के बाद एक पहाड़ी इलाका आता है। उस इलाके में ऐसे बोलने वाले परिंदे मिलते हैं। मुझे लगता है वो परिंदा वहीं से आया होगा, या फिर वो क्या पता कल फिर से आए। अगले दिन शहजादी चांदनी उस परिंदे का इंतजार करती रही। वो उस बोलने वाले तोते का इंतजार करती रही, लेकिन वो ना आया। शहजादी को बहुत ही अफसोस हुआ और वो इतनी परेशान हो गई कि उसने पूरे दिन कुछ ना खाया। जब रात हुई तो वो बिल्कुल गमगीन हो गई और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे कई तरह से बहलाने की कोशिश की, लेकिन बोलने वाले तोते का ख्याल शहजादी के दिल से ना निकला।
अपनी बेटी को इस तरह अफसुर्दा देखकर बादशाह भी परेशान हो चुके थे। तोते की तलाश और तैमूर का फैसला। जब 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए तब बादशाह और उनकी मल्लिका को फिक्र हुई कि कहीं बेटी बीमार न पड़ जाए। तब बादशाह मकबूल के दिमाग में एक तरकीब आई कि वो खुद ये लंबा सफर तय करते हुए उस पहाड़ी इलाके में जाएं और वहां से वो सुनहरा तोता पकड़कर अपनी शहजादी के लिए ले आए। ये बात जब उन्होंने अपनी रानी को बताई तो वो कहने लगी, अगर आप इस सफर पर रवाना हो गए तो आप जानते हैं कि ये महीने भर का लंबा सफर, इतने दिनों तक इस मुल्क का निजाम कौन संभालेगा और तोते को तलाश करने में न जाने कितना वक्त लग जाए। मेरी मानो तो आप ये ऐलान करवा दीजिए कि जो भी उस बोलने वाले तोते को लेकर आएगा उसे ढेरों अशरफियां इनाम में दी जाएगी। बादशाह को अपनी बीवी की तरकीब अच्छी लगी और उसने इस वक्त ये ऐलान करवा दिया कि जो भी बोलने वाले तोते को पकड़ कर लाएगा उसे ढेरों अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। ये ऐलान सुनकर कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े, लेकिन इलाका काफी दूर था और उसका रास्ता भी मुश्किल था। रास्ते में बहुत से पहाड़, दरिया, जंगल थे और खूंखार जानवर उन जंगलों में रहा करते थे। जो लोग गए वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर न चढ़ सके। कुछ लोग जंगल के जानवरों को देखकर हिम्मत हार बैठे। नतीजा ये हुआ कि कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई उस तोते को न ला सका। एक दिन शहजादा तैमूर ने ये ऐलान सुना तो उसने सोचा, क्यों न अपनी किस्मत आजमाई जाए और तोते को लाकर शहजादी की जान बचाई जाए। इतना सोचकर उसने अपने बाबा बादशाह सिकंदर और माँ हुरिया से इजाजत तलब की, लेकिन उन लोगों ने इजाजत न दी। लेकिन जब शहजादे ने बार बार इसरार किया और उन्हें समझाया तो दोनों राजी हो गए। अपने माँ बाप से इजाजत लेकर शहजादा तैमूर बादशाह के महल में पहुंचा तो उसने बादशाह मकबूल से उस तोते को लाने की बात कही और उस इलाके में जाने की इजाजत मांगी। उस वक्त वहां पर एक और शख्स भी मौजूद था जिसका नाम जफर था। वो भी उसे अनोखे तोते को पकड़ने के लिए बादशाह से इजाजत लेने आया था। बादशाह ने दोनों को सफर पर जाने की इजाजत दे दी और ये भी कहा कि वो दोनों जल्द से जल्द उस बोलने वाले तोते को लेकर आएंगे, क्योंकि शहजादी चांदनी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और तब दोनों नौजवान अपने अपने घोड़े पर सवार होकर उस मुश्किल सफर की तरफ चल पड़े। जफर नाम का दूसरा नौजवान बहुत ही घमंडी था। वो तैमूर से कहने लगा, भाई तुम तो एक मामूली आदमी हो, जाओ जाकर कोई मेहनत मजदूरी वाला काम करो, तुम क्यों इन चक्करों में पड़े हो। लेकिन शहजादे ने जब ये बात सुनी तो इस बात का बुरा ना माना और मुस्कुराकर कहने लगा, भाई तुम मेरी चिंता छोड़ दो, तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, मैं किसी न किसी तरह ये काम पूरा कर ही लूंगा। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जल्द से जल्द शहजादी ठीक हो जाए। वो दोनों बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत दिखाई दिए। दो घोड़ों वालों को आता देखकर बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और उनके आगे रुकने का इशारा करने लगा। बूढ़े आदमी को अपने सामने आता देख जफर को बेहद गुस्सा आया और वो गुस्से में कहने लगा, अरे बूढ़े आदमी, तू कहां से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ये कहते हुए उसने घोड़े से झुककर उस बूढ़े आदमी को धक्का दिया और एक तरफ गिरा दिया। बेचारा बूढ़ा अब जमीन पर गिर चुका था। उसे गिरा हुआ देखकर उसकी बूढ़ी बीवी जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर शहजादे तैमूर ने अपना घोड़ा रोका और जल्दी से नीचे उतरा। उसने बूढ़े को जमीन से उठाया और कहने लगा, बाबा आपको कहीं चोट तो नहीं आई। वो बूढ़ा आदमी अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और कहने लगा, लगता है कोई बहुत ही जालिम था। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी भी उससे मदद ना मांगता। तब शहजादे तैमूर ने कहा, उसे छोड़िए बाबा, मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा हम सुबह घर से जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं और मेरी बीवी हम दोनों मेरी बहन के घर जा रहे हैं। उसका गांव यहाँ से कुछ ही दूर है। हम दोनों बूढ़े हैं और चल चलकर पूरी तरह थक चुके हैं। भूख की वजह से हमारा बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द वहां पर पहुंच जाएं और खाना खाकर आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी अगर तुम हमें उस गांव तक पहुंचा दो। बूढ़े की बात सुनकर शहजादे तैमूर ने अपना खाना निकालकर उन दोनों को दिया। ये खाना तैमूर की मां ने उसे बांध कर दिया था ताकि अगर सफर के दौरान उसे भूख लगे तो वो ये खाना खा ले। जब बूढ़ा और बूढ़ी दोनों खाना खा चुके तब तैमूर ने उन दोनों को अपने घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया। घर पहुंचकर दोनों शुक्रिया कहने लगे। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी
अब दोनों बूढ़े मियाँ बीवी ने शहजादे तैमूर को इस बात के लिए राजी कर लिया कि आज रात के लिए वो उन्हीं के घर ठहर जाए, क्योंकि रात को सफर करना ठीक न रहेगा। शहजादे ने उनकी बात मान ली और इसके बाद बूढ़े आदमी ने कहा, कहो नौजवान, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? जवाब में शहजादे ने उसे पूरी कहानी सुना दी और बताया वो बोलने वाले रंग बिरंगे तोते की तलाश में जा रहा है ताकि वो उस परिंदे को लेकर आ जाए जिससे शहजादी चांदनी के हवाले कर दिया जाए। शहजादे की बात सुनकर बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, मैंने भी सुना है कि यहाँ से कुछ दूर के इलाके में एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ पर इस तरह के तोते हैं जो इंसानों की तरह बोलते हैं, लेकिन अगर उन्हें वहां पर जाकर तलाश किया जा सकता है। उस तरफ जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत ही खतरनाक है और वो बहुत ही मुश्किल है। दूसरा रास्ता बहुत ही आसान है। अगर घोड़ा तेज रफ्तार हो तो कुछ ही घंटों में वहां पहुंचा जा सकता है। उस रास्ते पर कोई भी खतरा नहीं है। बूढ़े आदमी ने शहजादे तैमूर को वो रास्ता बता दिया। बूढ़ा उस रास्ते से अच्छी तरह से जानकार था और उस रास्ते को जानता था। जब रात को सभी सो गए और फिर अगली सुबह शहजादा तैमूर उस सफर के लिए रवाना होने लगा, तब बूढ़े आदमी ने अपने घर के पीछे लगे हुए एक पेड़ से बहुत सारे अमरूद तोड़कर शहजादे को दिए और कहने लगा, उस इलाके में रहने वाले परिंदों को यहाँ के फल बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि उस इलाके में ये फल नहीं पाया जाता है। इसीलिए वो अक्सर इस फल की तलाश में इधर उधर आ जाते हैं। तुम इन अमरूदों को अपने पास रख लो। मुझे पक्का यकीन है कि इसकी खुशबू को सूंघकर वो जरूर तुम्हारे पास चले आएंगे और उनमें से कोई ना कोई परिंदा ऐसा जरूर होगा, कोई ना कोई तोता ऐसा जरूर होगा जो इंसानों की तरह बात करता हो। शहजादे ने अमरूद की एक पोटली बांधी और अपने साथ रख लिया और बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और वहां से आगे चला गया। शहजादा तैमूर उसी रास्ते पर जा रहा था जो उसे बूढ़े ने बताया था। वो बहुत ही साफ सुथरा और हरा भरा था। कुछ ही घंटे में वो उस हरे भरे बगीचे में जा पहुंचा जो फूलों से सजा हुआ था। शहजादा दिल ही दिल में बेहद ही खुश हुआ और कुछ देर आराम करने के लिए सोचने लगा, लेकिन इस वक्त उसके दिल में आया कि कहीं ऐसा न हो कि वक्त जाया हो जाए और वो बोलने वाले तोते की तलाश में चल पड़ा। वो चलते चलते पेड़ों पर नजर गड़ाए हुए जा रहा था। कुछ ही देर में वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बहुत से छोटे बड़े पक्षी थे, चिड़ियां थी, तोते थे और वो सभी चहचहा रहे थे, मगर ऐसा कोई नहीं था जो इंसान की तरह बोलते हो। शहजादा बहुत ही उदास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक जगह जमीन पर बैठ गया और अपने साथ लाए हुए अमरूद वहां पर फैला दिए। उन अमरूदों की खुशबू से जितने भी परिंदे वहां मौजूद थे वो वहां पर आ गए और उन फलों को खाने लगे। परिंदों को देखकर शहजादा कहने लगा, अरे अरे प्यारे परिंदों, लो खाओ, तुम सबका क्या हालचाल है? मगर किसी ने भी उसकी किसी बात का जवाब न दिया। शहजादा समझ गया कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो इंसानों की तरह बोलता हो। जब फल खत्म हो गए तो सभी परिंदे वहां से उड़ गए और तभी एक रंग बिरंगा तोता उड़ता हुआ वहां पर आया और शहजादे के सामने बैठ गया। कहने लगा, अरे लगता है मुझे आने में देर हो गई, सारे फल तो खत्म हो चुके हैं। शहजादे ने उस रंग बिरंगे तोते को इंसान की तरह बोलता देखा तो बहुत ही खुश हुआ। उसने एक बहुत ही बड़ा सा अमरूद निकालकर उसके सामने रखा और कहने लगा, अरे प्यारे तोते, तुम परेशान न हो, मेरे पास बहुत से फल हैं। ये कहते हुए उसने फल तोते के आगे रखा और तोता फुदकता हुआ उसके पास चला आया और मजे से उसका दिया हुआ फल खाने लगा। फिर शहजादे ने अपने मतलब की बात उस तोते से की और कहा, प्यारे तोते, तुम मेरे साथ मेरे मुल्क बागे गुलिस्तान की तरफ चलो, अगर तुम वहां जाना चाहो तो। तोता कहने लगा, क्यों नहीं, मुझे तो वो जगह बहुत ही पसंद है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अमरूदों के बाग हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम मुझे पिंजरे में तो नहीं रखोगे, क्योंकि मुझे पिंजरे में बंद होकर रहना पसंद नहीं। तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र न करना, मैं तुम्हारी तलाश में बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ। हमारे बादशाह की बेटी तुम्हारे इंतजार में बिना कुछ खाए पिए बहुत दिनों से बेशक पड़ी है। मैं तुम्हें ले जाकर शहजादी के हवाले कर दूंगा। वहां तुम महल में बहुत ही आराम से रहोगे। मैं शहजादी से कह दूंगा कि तुम्हें पिंजरे में बंद ना किया जाए। तब तोता कहने लगा, अरे हाँ, कुछ दिन पहले मैं शहजादी से मिला था जब मैं शहर शहर सफर के लिए निकला था और महल के बाग में मेरी मुलाकात शहजादी से हुई थी। वो एक बहुत ही नेक दिल और अच्छी शहजादी है। मैं बहुत ही खुशी से उसके साथ रहने को तैयार हूँ। ये सुनकर शहजादा बहुत ही खुश हुआ। वो तोता उड़ा और उड़कर शहजादे के कंधे पर बैठ गया। अब शहजादे का मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए उसने अपनी वापसी का सफर शुरू किया। वो तोता काफी ऊंचाई पर शहजादे के घोड़े के साथ साथ उड़ रहा था।
लंबा सफर तय करने के बाद जब शहजादा उस मुल्क की सरहद में दाखिल हुआ तब उसे वो नौजवान जफर आता हुआ दिखाई दिया। उसके हालात काफी खराब दिखाई दे रहे थे। शहजादा समझ गया कि ये खतरनाक वाले रास्ते पर निकल गया होगा जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। जब जफर ने शहजादे को देखा तो उसके पास आया और वो एक दूसरे से मिले। शहजादे के पूछने पर जफर ने बताया, मुझसे गलती हो गई जो इनाम के लालच में सफर पर निकल पड़ा। उस तरफ जंगल का रास्ता तो बेहद ही मुश्किल है, मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। इसके बाद शहजादे ने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया उसने किस तरह बूढ़े की मदद की और उन्हें घोड़े पर बिठाकर घर पहुंचाया। खुश होकर उन लोगों ने भी उसकी मदद की जिसकी वजह से उसे ये बोलने वाला रंग बिरंगा तोता हासिल हुआ। तब जफर कहने लगा, तोता तो तुम्हारे पास दिखाई नहीं दे रहा। तब शहजादे ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो। जब जफर ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा तोता उसके ऊपर उड़ रहा है और दोनों को बातें करते हुए देखकर तोता चिल्लाकर कहने लगा, भाई जल्दी करो, ऐसा ना हो कि रात हो जाए। ये सुनकर शहजादे तैमूर ने जफर से इजाजत ली और अपने घोड़े को आगे बढ़ने का इशारा किया। जफर उन्हें जाता हुआ देखता रहा और दिल ही दिल में पछताते रहा, अगर मैं उस बूढ़े के साथ बुरा बर्ताव ना किया करता और उनकी मदद कर दी होती तो आज मेरे पास भी बोलने वाला परिंदा होता और ये तोता मुझे मिल गया होता। अपने गुरूर की वजह से मैंने अपना ही नुकसान करवा लिया। मेरे गुरूर की सजा मुझे मिल गई। ये सोचते हुए वो अपने रास्ते पर चल दिया। शहजादा तैमूर जब महल में पहुंचा तो रंग बिरंगे तोते को देखकर शहजादी बेहद ही खुश हुई और उसने उस तोते को देखा तो खुशी से नाचने लगी। शहजादे ने शहजादी को तोता देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और ये परिंदा अब आपके साथ रहेगा और ये खुशी खुशी तैयार है, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। शहजादी ने कहा, नौजवान कहिए, मैं तुम्हें क्या वादा करूं? तब शहजादे ने कहा, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी भी इस परिंदे को पिंजरे के अंदर बंद नहीं करेंगी। कुछ सोचकर शहजादी ने कहा, ठीक है, ये मेरा वादा है, मैं इसे कभी भी पिंजरे के अंदर बंद ना करूंगी, ये हमेशा खुली हवा में उड़ेगा। शहजादी चांदनी को खुश देखकर बादशाह मकबूल और रानी ने भी सुकून की सांस ली। बादशाह ने तैमूर की हिम्मत और बहादुरी की तारीफ की। क्योंकि अब रात हो चुकी थी इसलिए बादशाह मकबूल ने शहजादे को घर जाने न दिया और मेहमान बनाकर महल में रोक लिया। उस रात जब बादशाह मकबूल अपनी बीवी से बातें कर रहे थे तो रानी कहने लगी, बादशाह सलामत, ये नौजवान तो बेहद ही बहादुर और अक्लमंद है। मुझे तो लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये जरूर ही किसी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता होगा। मेरी बात मानिए, आप इससे एक बार सच्चाई मालूम कीजिए कि ये कौन है और कहाँ रहता है। मुझे तो ये हमारी शहजादी के लिए बहुत ही काबिल लगता है। रानी के कहने पर बादशाह ने अगली सुबह शहजादे को पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ, तुम कौन हो और किस खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है। बादशाह की बात सुनकर शहजादे तैमूर ने बादशाह मकबूल को सारी बात सच सच बता दी कि वो असल में शहजादा है और किस तरह उसे महल से निकाल दिया गया और उसके भाई ने किस तरह उसके बाबा को धोखा देकर बाद में महल से निकाला। इस तरह शहजादे तैमूर ने अपनी पूरी कहानी बादशाह मकबूल को बता दी। सारी कहानी जानने के बाद बादशाह मकबूल ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मल्लिका का कहना बिल्कुल ठीक था। देखो बेटा, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, हमारे ऊपर बहुत ही एहसान किया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारा मुल्क वापस दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम बहादुर हो, अक्लमंद हो, चाहो तो हमारी फौज ले जाओ, अपने बेईमान भाई पर चढ़ाई कर दो, उसे हराकर अपना मुल्क वापस ले लो। तब शहजादे ने कहा कि आपका मशवरा बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे फैसला करने के लिए अपने माँ बाप से इजाजत लेनी होगी। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उनसे सलाह लेकर जल्द ही आपके पास लौटूंगा। इतना कहकर शहजादा तैमूर अपने वालिद बादशाह सिकंदर और रानी हुरिया के पास आया और उन्हें बादशाह मकबूल के बताए गए मशवरे के बारे में बताया कि वो किस तरह मुल्क वापस पाने में उनकी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर बादशाह सिकंदर बेहद ही खुश हुए पर अपने बेटे से कहने लगे, इस मौके को हाथ से जाने मत दो और बादशाह मकबूल की मदद से जल्द अपना मुल्क वापस हासिल कर लो। और फिर ऐसा ही हुआ। बादशाह मकबूल ने अपनी बड़ी सी फौज, जो बहुत ही बड़ी तादाद में थी, शहजादे तैमूर और उसके बाप बादशाह सिकंदर के हवाले कर दी। इसके बाद उन्होंने मिलकर शहजादे जहांजेब के महल पर हमला करके उसे बंदी बना लिया। तब शहजादे ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि ये सारी चाल उनकी माँ रानी परी जहां की थी।
और उन्होंने ही एक बहरूपिया को फकीर बनाकर बादशाह के सामने भेजा था, जिसने ये झूठी बात बादशाह को बताई थी कि आने वाले वक्त में रानी हुरिया का बेटा तुम्हें जान से मार डालेगा, जिसकी वजह से बादशाह ने रानी हुरिया और शहजादे तैमूर को महल से निकाल दिया। सारी सच्चाई जानने के बाद बादशाह सिकंदर ने अपनी छोटी रानी परी जहां और छोटे शहजादे जहांजेब को मुल्क से निकाल दिया और अपनी बड़ी रानी और बेटे तैमूर के साथ महल में आराम से रहने लगे। कुछ वक्त बाद शहजादे तैमूर को वहां का बादशाह बना दिया गया और उन्हें तख्त पर बैठा दिया गया। ताजपोशी कर दी गई और साथ ही बागे गुलिस्तान की शहजादी चांदनी से शहजादे तैमूर का निकाह कर दिया गया। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, जिसे सालों लोगों ने याद रखा। इसके कुछ वक्त बाद बादशाह सिकंदर अपनी बाकी की जिंदगी अल्लाह की याद में बिताने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल जहांगीरी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।